Good morning, friends. We are going to discuss the fourth topic from the chapter Contemporary Centers of Parts. और ये लास्ट टॉपिक भी होगा कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पार्ट्स के लिए। ओके, इससे पहले हम लोगों ने फर्स्ट टॉपिक में ईयू के बारे में पढ़ लिया, यूरोपियन यूनियन के बारे में पढ़ लिया। सेकंड टॉपिक में हम लोगों ने आसियान के बारे में पढ़ लिया। थर्ड टॉपिक में हम लोगों ने चाइना की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे चाइना इंडिया रिलेशन। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, in 1914, during the British time period, there was a Simla Treaty, सिमला कन्वेंशन। सिमला में एक मीटिंग हुई जिसमें इंडिया, चाइना और तिब्बत के रिप्रेजेंटेटिव्स ने पार्टिसिपेट किया। यहाँ पर तिब्बत को एक इंडिपेंडेंट कंट्री की तरीके से ट्रीट किया गया, एक अलग कंट्री की तरीके से ट्रीट किया गया जो कि इंडिया और चाइना के बीच में थी। ओके, और इसी ट्रीटी में डिसाइड किया गया कि जो बाउंड्री लाइन होगी इंडिया और चाइना की, इंडिया और तिब्बत की, वो क्या होगी? मैकमोहन लाइन होगी। ओके, तो मैकमोहन लाइन को ड्रॉ किया गया 1914 में, और इससे की बाउंड्री लाइन को क्लियर कर लिया गया इंडिया और चाइना के बीच में। चाइना ने भी उसको एक्सेप्ट किया, ब्रिटिश इंडिया ने उसको ड्रॉ ही किया हुआ था, तो कोई कॉन्फ्लिक्ट का कोई पॉइंट ही नहीं था। इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ हो गई, एक प्रॉपर बॉर्डर ड्रॉ हो गया बिटवीन इंडिया एंड चाइना। नाउ आफ्टर 1949 के बाद पीआरसी बन गया। ओके, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बन गया। तो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ इंडिया ने बहुत ही पॉजिटिव रिलेशंस डेवलप किए। ओके, और पॉजिटिव रिलेशंस इसलिए डेवलप किए क्योंकि वो नाइबर था, पड़ोसी था हमारा, तो इसलिए हमको अगर हमारे पास अगर एक पॉजिटिव रिलेशन है तो हमारी कंट्री को कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं फेस करना पड़ेगा। तो इसलिए इंडिया ने पॉजिटिव रिलेशन क्रिएट किया। और 1954 में झाओ एनलाई, जो कि चाइनीज प्रीमियर थे, चाइनीज हेड ऑफ स्टेट थे, और जवाहरलाल नेहरू, इन दोनों ने मिलकर एक ट्रीटी साइन की, दैट इज कॉल्ड एज पंचशील। पंचशील के बारे में आप लोग को आगे पढ़ना है, प्रॉपर डिस्क्रिप्शन के साथ पढ़ना है, तो अभी हम इसके बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे। बस इतना है कि टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की रिस्पेक्ट होगी, आपकी टेरिटरी की रिस्पेक्ट होगी। हम आपकी टेरिटरी में नहीं आएंगे, आप हमारी टेरिटरी में नहीं आएंगे। आपकी जो लोकल प्रॉब्लम्स हैं उसमें हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, हमारी जो लोकल प्रॉब्लम्स हैं उसमें आप इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने पंचशील को साइन किया 1954 में। लेकिन हुआ क्या कि 1954 में जो ट्रीटी हम लोगों ने साइन की, उसमें हम लोगों ने तिब्बत को एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री ही कंसीडर किया हुआ था। अब हुआ क्या कि 1958 में चाइना ने तिब्बत को अपने कंट्रोल में लेना स्टार्ट कर दिया, और वहां से फिर 1959 में दलाई लामा भागकर इंडिया चले आए। दलाई लामा इज द हेड ऑफ द स्टेट, वो तिब्बत के हेड ऑफ स्टेट थे। ये पॉलिटिकल लीडर भी थे और स्पिरिचुअल लीडर भी थे। ओके, बौद्धिस्ट की जो सबसे टॉप स्पिरिचुअल लीडर है उनको दलाई लामा बोलते हैं। ओके, तो ये स्पिरिचुअल लीडर भी थे, पॉलिटिकल लीडर भी थे, तिब्बत के लिए भागकर चले आए इंडिया, और इंडिया ने इनको असाइलम दिया, इंडिया ने इनको शरण दी अपने यहाँ। तो होता क्या है कि अभी तक हम लोगों ने पंचशील का कॉन्सेप्ट क्या है कि एक दूसरे के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर दलाई लामा इंडिया आए और इंडिया ने उनको असाइलम दिया, तो एक तरीके से तो इंटरफेयर हुआ। लेकिन इंडिया का कंसर्न है कि हमने तिब्बत के साथ ही एक्टिविटी की हुई है, चाइना के साथ नहीं की हुई है, क्योंकि तिब्बत तो एक इंडिपेंडेंट कंट्री था। तो दोनों कंट्रीज ने अपने अपने स्टेटमेंट से इसको मीन्स होता नहीं न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की, लेकिन अल्टीमेटली बिकॉज ऑफ दिस इंसिडेंट, बिकॉज ऑफ दलाई लामा, द रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना दैट वाज डिटोरिएटेड। इंडिया और चाइना के बीच में जो रिलेशन थी वो खराब हो गई, और उसकी वजह से 1962 में इंडो सीनो वॉर हुई। इंडो सीनो वॉर हुई, ठीक है ना, सीनो मीन्स चाइना, इंडो सीनो वॉर हुई। ओके, हमने आपको बताया हुआ है कि चाइना ने 1962 को ही क्यों सेलेक्ट किया, अक्टूबर 1962 को ही क्यों सेलेक्ट किया, वो आपको बताया हुआ है। पहले हम लोगों ने क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बारे में कि यूएसएसआर और यूएसए क्यूबन मिसाइल क्राइसिस की वजह से आपस में उलझे हुए थे। चाइना को लगा कि इस समय इंडिया को कोई सपोर्ट करने के लिए या बैकअप देने के लिए नहीं आ पाएगा, इसलिए उस टाइम पीरियड को चाइना ने अपने लिए अप्रोप्रिएट समझा अटैक करने के पर्पज से, और वो अटैक किया। ओके, नाउ व्हाट हैपेंड, और आफ्टर द 1962 वॉर, नाउ ऑल द रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना सस्पेंडेड। जो भी हमारे पॉलिटिकल इकोनॉमिक रिलेशन से सबको सस्पेंड कर दिया गया। अब चाइना के साथ इंडिया का कोई रिलेशन नहीं रह गया, और ये रिलेशन तब तक नहीं रहा जब तक कि 1969 में अटल बिहारी वाजपेयी फॉरेन मिनिस्टर नहीं अपॉइंट हुई।
ओके। जनता पार्टी गवर्नमेंट में 1977 में अटल बिहारी वाजपेयी को अपॉइंट किया गया एज अ फॉरेन मिनिस्टर। अटल बिहारी वाजपेयी फॉरेन मिनिस्टर अपॉइंट हुए, और जब अटल बिहारी वाजपेयी फॉरेन मिनिस्टर अपॉइंट हुए तो उन्होंने चाइना विजिट की एज अ फॉरेन मिनिस्टर, और उन्होंने जो रिलेशंस इंडिया और चाइना के बीच में खराब हो गई थी उसको फिर से रिसेट करने की कोशिश स्टार्ट की। मीन्स अटल बिहारी वाजपेयी ने फिर से जो इंडिया चाइना की रिलेशन है उसको एक्सेलरेट करने की कोशिश की, आगे बढ़ाने की कोशिश की। ओके। और जब अटल बिहारी वाजपेयी ने स्टार्ट किया तो 1988 में, यहाँ एक पॉइंट मिसिंग है बेटा, 1988 में राजीव गांधी एज प्राइम मिनिस्टर उन्होंने चाइना की विजिट की, और इस तरीके से इंडिया चाइना रिलेशन प्रॉपर डायरेक्शन में आ गया और इंडिया चाइना रिलेशन बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मूव करने लगा, और हमारे प्रॉपर इकोनॉमिक रिलेशंस भी स्टेब्लिश हो गए। व्हाट हैपेंड इन 1992, जो हमारी बायलैटरल ट्रेड थी इंडिया और चाइना के बीच में, दैट वाज नियर अबाउट $338 million, that was $338 million. Okay, but in 1999 we just felt, जो इंडिया चाइना हम लोगों ने फील किया कि इंडिया चाइना की जो ट्रेड है वो 30% पर ईयर की स्पीड से बढ़ रही है, मीन्स 1/3 की स्पीड से बढ़ रही है। और आज की डेट में 2022 में मीन्स जो ये ट्रेड रिलेशंस हैं वो पहुंच चुकी हैं $136.26 बिलियन। आज की डेट में चाइना इंडिया का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रेड पार्टनर है। ओके, हम लोग बहुत सारी चीज़ों को चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं। ओके, और इंडिया चाइना के लिए हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट मार्केट हैं। तो इस तरीके से इंडिया चाइना के रिलेशंस एक पॉजिटिव एंड से स्टार्ट हुई, लेकिन बीच में 1962 की बैटल के बाद, वॉर के बाद ये थोड़ी सी खराब हो गई। फिर 1988 के बाद एक प्रॉपर डायरेक्शन में फिर से आई, और आज की डेट में ये बहुत अच्छी तरीके से मूव कर रही है। ओके, लेकिन इन सब चीज़ों के होने के बावजूद अभी भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं बिटवीन इंडिया एंड चाइना। इंडिया और चाइना के बीच में इसके अलावा अभी भी कुछ इंडिया और चाइना के बीच में इन सब चीज़ों के होने के बावजूद भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। व्हाट आर दैट प्रॉब्लम्स? कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं? पहली चीज, लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल मीन्स होता क्या है कि यहाँ पर मैकमोहन लाइन को ड्रॉ किया हुआ था ब्रिटिश ने, चाइनीज ने उसको वायलेट किया हुआ है, कहीं कहीं पर इंडिया ने भी उसको वायलेट किया हुआ है। तो इस तरीके से दोनों पार्टीज अब मैकमोहन लाइन को मीन्स परमानेंट लाइन नहीं मान रही है। ओके, कहीं पर चाइना नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, कहीं पर इंडिया एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से जहां पर जिसकी मिलिट्री है, जहां तक जिसकी मिलिट्री पहुंच चुकी है, जहां पर जिस एरिया तक जिसकी मिलिट्री का कंट्रोल है, उसी को एक लाइन ड्रॉ कर लिया गया और उसको बोला गया है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और दोनों पार्टीज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साइड में, एक तरफ चाइना एक तरफ इंडिया, बैठकर निगोशिएट कर रहे हैं कि एक्चुअल में हमको कहाँ होना चाहिए। ओके, न इंडिया कहीं मूव कर रहा है, न चाइना कहीं मूव कर रहा है, और LAC पर ही दोनों मिलिट्रीज बनी हुई हैं। ठीक है ना, कहीं पर जैसे फॉर एग्जांपल ये मैकमोहन लाइन है, तो कहीं पर चाइना यहाँ तक आ गया है और कहीं पर इंडिया यहाँ तक चला गया है। ओके, तो इस तरीके से दोनों पार्टीज अपोज कर रही हैं मैकमोहन लाइन को। ओके, और इस तरीके से LAC पर हमेशा कॉन्फ्लिक्ट बना रहता है, कभी डोकलाम को लेकर कभी मीन्स सियाचिन को लेकर, मीन्स अलग अलग एरियाज में अलग अलग प्रॉब्लम्स बनी रहती हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक परमानेंट बॉर्डर है ही नहीं, परमानेंट लाइन है ही नहीं। एक टेम्परेरी लाइन हम लोगों ने ड्रॉ करके रखी हुई है कि हम लोग इसको क्रॉस नहीं करेंगे, दैट इज LAC। ओके, नाउ सेकंड इज चाइनीज ऐप्स। चाइना ने बहुत सारे एप्लीकेशंस, बहुत सारे एप्लीकेशंस बनाए हुए हैं जो इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, जैसे टिकटॉक वगैरह। ओके, तो आप समझ सकते हैं होता क्या है कि इन चाइनीज़ ऐप्स ने क्या किया, इन चाइनीज़ ऐप्स के सर्वर है चाइना में, और इंडिया के लोगों की जो इन्फॉर्मेशन है वो कहीं ना कहीं चाइना पहुँच रही थी। इसीलिए गवर्नमेंट ने एक साथ 59 ऐप्स को ब्लॉक कर दिया। ओके, कि इन एप्लीकेशंस का यूज चाइना के किस लिए कर रहा है, यहाँ के लोगों की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए कर रहा है। इसलिए इंडिया ने इन एप्लीकेशंस को ब्लॉक कर दिया। इसके साथ साथ चाइना बार बार अपने अलग अलग तरीके से अलग एप्लीकेशंस या मालवेयर्स के थ्रू इंडिया से इंफॉर्मेशन को ग्रैब करने की कोशिश करता है, लेने की कोशिश करता है। तो ये प्रॉब्लम है अभी इंडिया और चाइना के बीच में। इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है ट्रेड डेफिसिट।
ट्रेड डेफिसिट मीन्स चाइना हमको ज़्यादा इंपोर्ट कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है, सॉरी, चाइना हमको ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है, चाइना से जो सामान आ रहा है बहुत आ रहा है, और इंडियंस जो सामान चाइना में बेच पा रहे हैं बहुत थोड़ा बेच पा रहे हैं, इसलिए चाइना क्या कर रहा है, इसलिए होता क्या है कि चाइना का प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा है और हमारा जो प्रॉफिट है बहुत थोड़ा है। तो इंडिया चाइना की जो बायलैटरल ट्रेड है उसमें प्रॉफिट किसको है, चाइना को है, और लॉस किसको है, इंडिया को है। क्लियर है। तो इस तरीके से एक तरीके से जो हमारे पास जो हमारी जो बायलैटरल ट्रेड है तो उसमें वो चाइना के फेवर में है, इंडिया के फेवर में नहीं है। और उसके साथ साथ एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का कंसर्न है कि पाकिस्तान का एक पोर्ट है ग्वादर, और वहाँ से चाइना एक रोड बना रहा है अपने अपने चाइना अपनी कंट्री के लिए, सिंजियांग प्रोविंस के लिए एक रोड बना रहा है, एक हाईवे बना रहा है। पोर्ट को भी डेवलप कर रहा है पाकिस्तान में और हाईवे भी अपनी कंट्री तक ले जा रहा है। तो इस तरीके से अब क्या होगा कि चाइना को जो घूम कर जाना पड़ता है पहले इंडियन ओशन को क्रॉस करके, इंडियन ओशन से होते श्रीलंका को क्रॉस करते हुए, सिंगापुर को क्रॉस करते हुए, वियतनाम को क्रॉस करते हुए साउथ चाइना सी जो जाना पड़ता है चाइना को, अब वो नहीं करना पड़ेगा। चाइना क्या करेगा, चाइना सीधे ग्वादर पोर्ट से अपना सामान कहाँ भेज देगा, चाइना भेज देगा। ठीक है ना। तो ये इसमें तो कोई प्रॉब्लम की बात है ही नहीं। लेकिन प्रॉब्लम की बात ये है कि जो जो CPEC रोड है जो CPEC रोड है वो कहीं ना कहीं POK से होकर जा रही है, और POK को हम लोग कंसिडर करते हैं इंडियन टेरिटरी, और हमसे बिना पूछे वो लेकर जा रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है हम इस CPEC को अपोज करते हैं, इस वजह से हम इसको अपोज करते हैं। ठीक है ना। कोई भी कंट्री अपनी कंट्री के लिए, कोई भी कंट्री किसी दूसरी कंट्री की हेल्प से अपनी कंट्री के लिए रोड बना सकती है, उसको बनाने से कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन POK से अगर वो लेकर जा रहे हैं उस रोड को, तो ऑब्वियस सी बात है उसमें इंडिया का कहीं ना कहीं कंसर्न होना चाहिए था, जो कि नहीं है, इसलिए हम लोग इसको अपोज करते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिन पर हम लोग चाइना को अपोज करते हैं, जिनकी वजह से इंडिया और चाइना के बीच में थोड़े बहुत छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं, जिनको टाइम बाय टाइम गवर्नमेंट रिजॉल्व कर लेती है हमारे, जिससे कि हमारे रिलेशंस पॉजिटिव बने रहे। ओके, नाउ नेक्स्ट इज अब हम लोग पढ़ेंगे समथिंग अबाउट दिस वाज समथिंग अबाउट चाइना, चाइना की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में, इंडिया चाइना रिलेशंस के बारे में, और इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस समथिंग अबाउट ब्रिक्स, BRICS। इन 2006 रशिया इनिशिएटेड, रशिया ने एक ग्रुप इनिशिएट किया, रशिया ने एक ग्रुप बनाने की कोशिश की, एंड दैट ग्रुप इज कॉल्ड एज BRIC इन 2006। ओके, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना। ओके, ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना, इन चारों कंट्रीज ने मिलकर एक ग्रुप 2006 में बनाया। ओके, और इसी ग्रुप को 2009 में साउथ अफ्रीका ने भी ज्वाइन कर लिया। तो जो पहले ब्रिक था वो कन्वर्ट हो गया, साउथ अफ्रीका का एस इसमें अटैच हो गया और ये ब्रिक्स में कन्वर्ट हो गया। ओके, तो इस तरीके से रशिया ने इनिशिएट किया 2006 में एक ऑर्गेनाइजेशन दैट इज कॉल्ड एज ब्रिक, और इसी को साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन कर लिया तो कन्वर्ट हो गया ब्रिक्स में। ब्रिक्स की इंपॉर्टेंस ये है कि ये मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज का ग्रुप है, इसमें सबसे ज़्यादा, इसमें इंडिया और चाइना दोनों हैं, और एक तरीके से ब्रिक्स कंट्रीज कंट्रोल करती हैं 42% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, वर्ल्ड की 42% पॉपुलेशन को कंट्रोल कर रही है ब्रिक्स अकेले। तो एक बहुत ही मजबूत, बहुत ही पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है ब्रिक्स। लेकिन होता क्या है कि ब्रिक्स में चाइना और इंडिया दोनों हैं, कहीं ना कहीं चाइना इंडिया का हर दूसरे तीसरे साल में कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो ही जाता है, तो हम लोग एक डायरेक्शन में नहीं जा पा रहे हैं। अगर ब्रिक्स एक डायरेक्शन में जाएगा, अगर एक ही तरीके से काम करने लगे, तो ब्रिक्स एक बहुत ही पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन बनकर निकलेगा। ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है ब्रिक्स का, ब्रिक्स का ऑब्जेक्टिव है कि कोऑपरेट करेंगे और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कोऑपरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ म्यूचुअल इकोनॉमिक बेनिफिट्स, दोनों मीन्स यहाँ पर कोऑपरेशन भी है और डिस्ट्रीब्यूशन भी है, डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे। ठीक है ना, किसको, म्यूचुअल इकोनॉमिक बेनिफिट्स को। और इसके साथ साथ ब्रिक्स की कंट्रीज आपस जो किसी भी कंट्री की जो इंटरनल अफेयर्स हैं उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं क्रिएट करेंगी, मीन्स एक तरीके से पीस स्टेब्लिश करेंगी,
दूसरी तरफ इकोनॉमिक म्यूचुअल इकोनॉमिक कोऑपरेशन के थ्रू इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करेंगी, ठीक है ना। तो ब्रिक्स कंट्रीज एक प्रॉपरली एक इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है और इसका इसका जो मेन पर्पस है वो क्या है, इकोनॉमिक बेनिफिट्स, क्लियर है, म्यूचुअल इकोनॉमिक बेनिफिट्स, कुछ आपको भी प्रॉफिट हो कुछ हमको भी प्रॉफिट हो। और इसके साथ साथ ये इन्होंने डिसाइड किया हुआ है कि किसी भी कंट्री की इंटरनल पॉलिटिक्स में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं क्रिएट करेंगी, कोई भी इंटरफेयर नहीं करेंगी, ओके। दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रिक्स। इसके साथ साथ 18th समिट अभी 2026 में जन 2026 में ब्रिक्स की 18th समिट कंडक्ट हुई है और ये दिल्ली में कंडक्ट हुई है, न्यू दिल्ली में कंडक्ट हुई है, ओके। तो इस तरीके से दिस इज समथिंग अबाउट द ब्रिक्स क्रिएटेड इन 2006, इनिशिएटेड बाय रशिया, ओके। 2000 और इसको ज्वाइन किया ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना ने। फिर 2009 में साउथ अफ्रीका ने भी इसको ज्वाइन कर लिया, तो ब्रिक्स से ब्रिक्स में कन्वर्ट हो गया, ओके। और इसका ऑब्जेक्टिव है म्यूचुअल इकोनॉमिक बेनिफिट्स एंड नॉन इंटरफेरेंस इन द इंटरनल पॉलिटिक्स। और अभी 18th समिट जो ब्रिक्स की कंडक्ट हुई है 2026 में, जन 2026 में, वो दिल्ली में कंडक्ट हुई है, ओके। दिस इज समथिंग अबाउट ब्रिक्स। ब्रिक्स के बारे में आपको बस इतना ही पढ़ना है, ओके। नाउ नेक्स्ट एक टॉपिक इसमें अभी और बचा हुआ है, दैट इज जापान एंड साउथ कोरिया। जापान एंड साउथ कोरिया, लेकिन इस टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे ऑन द बिहाफ ऑफ मीन्स कंपैरिजन, हम लोग कंपैरिजन की बेसिस पे पढ़ेंगे। और दूसरी चीज, हमने इस टॉपिक को 2025 डेटा के अकॉर्डिंग अरेंज किया हुआ है। आपकी बुक में 2017 का, 16 का, 19 का डेटा दिया हुआ है, तो हम लोगों ने उसको, चूंकि 16, 17, 19 का डेटा किसी भी काम का नहीं है, उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया है 25 डेटा के अकॉर्डिंग, ओके। जस्ट चेक इट। सबसे पहले जापान एशिया की एकमात्र कंट्री है जो कि G7 का पार्ट है, जो कि डेवलप्ड कंट्रीज का पार्ट है। G7 डेवलप्ड कंट्रीज का ग्रुप है जिसमें 7 डेवलप्ड कंट्रीज हैं, तो उसमें जापान एक कंट्री है। इस तरीके से एशिया से एकमात्र कंट्री है जो डेवलप्ड कंट्री का पार्ट है, दैट इज चाइना, ओके। और चाइना के आर्टिकल 9 के बारे में पढ़ा हुआ है आपने लास्ट ईयर, नो वॉर क्लॉज, ठीक है ना, कि चाइना किसी भी तरीके से वॉर में इन्वॉल्व नहीं होगा। इसके साथ साथ हम लोगों ने कोरिया के बारे में पढ़ लिया हुआ है कि नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में जो बाउंड्री लाइन है वो 38 डिग्री लैटिट्यूड है, ओके। उसके साथ साथ हम लोगों ने ये भी पढ़ा हुआ है कि साउथ कोरिया इज द ब्लेसिंग ऑफ हान रिवर। साउथ कोरिया का जो डेवलपमेंट है, साउथ कोरिया का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, वो कहीं ना कहीं हान रिवर की वजह से है, इसलिए साउथ कोरिया इज कॉल्ड एज ब्लेसिंग, साउथ कोरिया इज ब्लेस्ड बाय द हान रिवर, हम लोग मान के चलते हैं, ओके। तो 2 पॉइंट ये थे। अब हम लोग बात करते हैं कंपैरिजन की बेसिस पर OECD, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा है OEEC, ओके। मार्शल प्लान, OEEC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन, 1961 में कन्वर्ट हो गया OECD में, ओके, कि अब वर्ल्ड के लिए काम करेगा, केवल यूरोप के लिए काम नहीं करेगा। और जैसे ही OECD में कन्वर्ट हुआ, जापान ने 1964 में इसको ज्वाइन कर लिया, क्लियर है। साउथ कोरिया ने इसको ज्वाइन किया हुआ है 1996 में, साउथ कोरिया ने इसको ज्वाइन किया हुआ है 1996 में। नाउ नेक्स्ट इकोनॉमिक कंसर्न में 2025 में जापान 4th रैंक पर था, ओके, जबकि साउथ कोरिया 12th रैंक पर थी, ओके। ये 2025 डेटा के अकॉर्डिंग है बेटा, ठीक है ना। आपकी बुक में कुछ और भी हो सकता है, क्यों, क्योंकि वो अलग अलग टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉपुलेशन के कंसर्न में अगर हम लोग चेक करते हैं पॉपुलेशन के कंसर्न में, तो जापान की रैंक 12th है, जबकि साउथ कोरिया की रैंक 29th है, ओके। अगर हम लोग बात करते हैं यूएन बजट की कंसर्न में, तो यूएन बजट में जो जापान का शेयर है वो 6.93 मीन्स अबाउट 7% के आसपास है। फर्स्ट पोजीशन पर यूएसए है, सेकंड पोजीशन पर चाइना है एंड थर्ड पोजीशन पर जापान है। मीन्स यूएन को कितना पैसा दे रहे हैं, यूएन के टोटल बजट का, यूएन जितना पैसा खर्च कर रहा है टोटल, उसका 7% कौन दे रहा है, जापान दे रहा है। और उसका करीब 2.5% के आसपास कौन दे रहा है, साउथ कोरिया दे रहा है। और इस तरीके से साउथ कोरिया की यूएन बजट में जो रैंक है वो 9th है, और यूएन बजट में जो जापान है उसकी रैंक है 3rd, ओके। नाउ द नेक्स्ट
अगर हम लोग सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर की बात करते हैं कि सिक्योरिटी के लिए कितना पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है साउथ कोरिया में, कितना पैसा जापान इन्वेस्ट कर रहा है और कितना पैसा साउथ कोरिया इन्वेस्ट कर रहा है, तो जापान ने अपने सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर को बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाया हुआ है। क्यों? क्योंकि जापान की सिक्योरिटी गारंटी लेकर रखी हुई है यूएसए ने। मीन्स जापान पर अगर कोई अटैक करता है तो अटैक किस पर कंसीडर किया जाएगा? यूएसए पर, और यूएसए उसके लिए रिएक्ट करेगा। तो इसलिए यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है, जो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट जापान अपनी सिक्योरिटी के लिए कर रहा है, तो उसकी वैल्यू कितनी है? तो यहाँ पर एक क्लियर होता है कि जापान का जो सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर है वो वर्ल्ड की जितनी कंट्रीज जितना खर्च कर रही हैं, जितना ज़्यादा खर्च कर रही है उसके अकॉर्डिंग उनको, जितना खर्च कर रही है उसके अकॉर्डिंग उनकी रैंकिंग की गई है। और जापान का जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो 8th रैंक पर आ रहा है। ओके, और जो साउथ कोरिया है उसकी रैंकिंग 10th है। साउथ कोरिया को अपने डिफेंस के लिए बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि वो पड़ोसी किसका? नॉर्थ कोरिया का। और नॉर्थ कोरिया हमेशा मीन्स ये थ्रेट देता रहता है साउथ कोरिया की वो अटैक कर देगा, मीन्स होता नहीं अटैक हो जाएगा, लाइक दैट। तो इसलिए साउथ कोरिया को अपने बजट का एक बहुत बड़ा अमाउंट खर्च करना पड़ रहा है फॉर द डिफेंस, और वो 10th पोजीशन पर है। ओके, इसके साथ साथ अगर HDI की बात करते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करते हैं, तो जापान 24th रैंक पर है 2025 डेटा के अकॉर्डिंग, एंड साउथ कोरिया 20th रैंक पर है। ओके, तो दिस इज समथिंग अबाउट साउथ कोरिया एंड जापान। एक साथ पढ़ लेते हैं कंपैरिजन के बेसिस पर। इन्हीं सारी चीज़ों को अलग अलग तरीके से बुक में पैसेज के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा टफ हो जाता है पढ़ना। ओके, तो हम लोग यहाँ पर फोकस करेंगे। पहली चीज़, जापान G7 का पार्ट है, और जापान में आर्टिकल 9 के अकॉर्डिंग गोनो और क्लास, ये आपने लास्ट ईयर पढ़ाई होगा क्लास 11th में जब जापान आप पढ़ रहे थे। ओके, नेक्स्ट कोरिया कंसर्न इसको बोला जाता है। कोरिया इज ब्लेस्ड बाय द हान रिवर। ओके, कोरिया का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो हान रिवर की वजह से है। और नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में जो बाउंड्री लाइन है वो 38 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है। ओके, अगर हम लोग बात करते हैं कि जापान ने OECD को कब ज्वाइन किया? 1964 में ज्वाइन किया। साउथ कोरिया ने OECD को कब ज्वाइन किया? 1996 में ज्वाइन किया। इकोनॉमी की बात करते हैं तो जापान की इकोनॉमी किस रैंक पर आ रही है? 4th रैंक पर आ रही है 2024-5 डेटा के अकॉर्डिंग। ठीक है ना बेटा, अलग अलग हो सकता है, लेकिन यहाँ पर 25 डेटा के अकॉर्डिंग 4th रैंक पर थी, और 25 डेटा के अकॉर्डिंग साउथ कोरिया की इकोनॉमी 12th रैंक पर थी। ओके, अगर हम लोग पॉपुलेशन की बात करते हैं तो जापान की पॉपुलेशन 12th रैंक पर थी, और साउथ कोरिया की पॉपुलेशन 29th रैंक पर थी। ओके, अगर हम लोग यूएन बजट की बात करते हैं तो यूएन को जितना पैसा दिया जा रहा है उसमें जापान की पोजीशन 3rd पोजीशन पर है। इतना ज़्यादा पैसा यूएन को दे रहा है, और इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू है 7.7% के आसपास। मीन्स यूएन जितना पैसा खर्च कर रहा है उसका 7% कहाँ से आ रहा है? जापान से आ रहा है, और उसका करीब 2.5% कहाँ से आ रहा है? साउथ कोरिया से आ रहा है। तो जापान की रैंकिंग 3rd है और साउथ कोरिया की रैंकिंग 9th है। ओके, और अगर सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर की बात करते हैं कि कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, खर्च करने की बेसिस पर, डिफेंस में खर्च करने की बेसिस पर किस रैंक पर है? तो जापान 8th रैंक पर है, और साउथ कोरिया 10th रैंक पर है। जापान को बहुत पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ रही। क्यों? क्योंकि इसकी सिक्योरिटी गारंटी यूएसए ने लेकर रखी हुई है। लेकिन इसकी सिक्योरिटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है यूएसए, लेकिन ये खुद को डेवलप कर रहा है, जिससे कि कोई भी अगर इमीडिएट अटैक आए नॉर्थ कोरिया की तरफ से तो अपने आप को ये डिफेंड कर पाए। ओके, और इसके साथ साथ अगर HDI की बात करते हैं तो जापान की पोजीशन 24th है और साउथ कोरिया की पोजीशन 20th है। ओके, so in this manner we discussed something about Japan and Korea, and this was the last topic, and this was something about the contemporary centers of power। और इस तरीके से हमने contemporary centers of power टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। अभी आप NCERT के क्वेश्चंस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। we will discuss the next topic in next session। thank you।